स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौरंगी जी, चारों हमारे मेहमान मौजूद हैं। सर, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आपको अंतर्राष्ट्रीय बातें बता दें, खबरें बता दें, दुनिया के हालात बता दें जो कभी सांस लेती है और फिर इस्तीफे में चली जाती है। या तो लड़ लो या खत्म करो। समझ में नहीं आ रहा कि ट्रंप की अमेरिका और ईरान आपस में चाहते क्या है। कल लेबनान और इजराइल के बीच शांति समझौता हुआ था तो लगा कि चलो अब शांति होगी और अब पक्का रास्ता निकल गया है, क्योंकि ये एक कांटा बचा था, इसको भी निकाल दिया ट्रंप ने। लेकिन दुनिया की इस उम्मीद पर पारमी फिर गया। ईरान और अमेरिका की सेना एक दूसरे पर फिर हमले करने लगी। शुरुआत हुई थी सिंगापुर की एक कार्गो शिप पर हमले के साथ, जिसका इल्जाम ईरान पर लगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने IRGC पर इस शिप को टारगेट करने का आरोप लगाया और ईरान ने कहा कि वो शिप हमको बाईपास करके गुजर रहा था, मतलब हमको बिना बताए, हमारी बिना परमिशन के गुजर रहा था। और इसके बाद अमेरिका ने ईरान के ड्रोन और मिसाइल हब्स को मिसाइलों से निशाना बनाया और जवाब में ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सेना की 5वीं फ्लीट को निशाना बनाना शुरू कर दिया। फिर अमेरिका ने पलटवार किया और ईरान के सीरिक शहर पर हमला कर दिया। मतलब यह कि ईरान और अमेरिका कागजों पर सुलह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर हालात अभी भी बम बारूद वाले ही हैं। इस बीच ट्रंप का एक पोस्ट आया, वो भी देख लीजिए। और इस बार उन्होंने बड़े सख्त लहजे में ईरान को चेताया है और इस बार उनकी वार्निंग को गंभीरता से लेने की जरूरत भी है, क्योंकि अपनी तरफ से वो आदमी मानता है कि मैं तो डील कर चुका और डील को ये ईरान मान नहीं रहा है, तो अब मैं कुछ करूंगा। तो वो लिख क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स एयरक्राफ्ट जस्ट स्ट्रक ईरानियन मिसाइल एंड ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटीज, जो हमने आपको बताया। फिर वो लिखते हैं कि इट इज वेरी पॉसिबल दैट दे विल नेवर लर्न। ये बहुत मुमकिन है कि ईरान कभी नहीं सुधरेगा। एंड वी मे बी देयर मे कम अ पॉइंट व्हेन वी नो लॉन्गर बी एबल टू वेयर वी नो लॉन्गर एबल टू बी रीजनेबल। फिर हम भी जो है रीजनेबल नहीं रह जाएंगे। एंड वी विल बी फोर्स्ड टू मिलिटरीली कंप्लीट द जॉब दैट वी वेरी सक्सेसफुली स्टार्टेड। और फिर हमें जंग के जरिए ही, सेना का इस्तेमाल करके ही वो काम जो है उसको हमें खत्म करना पड़ेगा। अरे आप इस खबर पर हम लोग आपको अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी सीशेल्स की यात्रा पर हैं, कुछ वहां वो कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सेंटर की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी की जा रही है। हमारा विश्वास है कि यह सेंटर आने वाले समय में सेशेल्स के युवाओं के कौशल, रोजगार और आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देगा। फ्रेंड्स, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। कोविड के मुश्किल समय में वैक्सीन की आपूर्ति से हमने एक मित्र के रूप में अपना दायित्व निभाया। आज जन औषधि पर किए गए MOU से सेशेल्स के लोगों को क्वालिटी और एफोर्डेबल मेडिसिन्स उपलब्ध कराने में सहयोग मिलेगा। हम कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के माध्यम से सेशेल्स की मेडिकल केयर को और सशक्त बनाने के प्रयास करते रहेंगे। ऊर्जा और क्लाइमेट एक्शन में भी हमारा सहयोग निरंतर आगे बढ़ रहा है। सीशेल्स में के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं और उनका संबोधन आप थोड़ा सा भी हमने आपको सुना। मैं आपको वॉर का अपडेट दे रहा था, तो वॉर में ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब अगर हमने हमला किया तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा, दुनिया में नहीं, नक्शे पर रहेगा नहीं। फिर वो ईरान के सरकारी टीवी की तरफ से ये कहा गया कि IRGC फुल फ्लेज्ड वॉर की तैयारी कर रही है और ईरान की शर्तें माने बगैर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई जहाज नहीं गुजरने दिया जाएगा। فرزندان غیرتمند شما در نیروهای دریایی و هوافضای سپاه طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی در ساعت 2 الی 3 بامداد امروز یکشنبه 7 تیر ماه با پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپاد به سوی 8 زیرساخت مهم ارتش کودککش آمریکا در پایگاه علی السالم کویت و ناوگان 5 دریایی در بندر سلمان بحرین آنها را منهدم کرد. तो वो बता रहे थे कि हमने आज और कल की, मतलब ये पिछली रात जो है, कहां कहां अमेरिकी ठिकानों के ऊपर हमले किए।
अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने भी सांस ली थी, जहाज निकलने लगे थे, तेल के दाम इसीलिए कम हो गए थे। अब कल तक मैंने चेक किया $72 पर पहुंच गया था, मतलब जंग से पहले के हालात से भी बेहतर हो गया था। अब पता नहीं फिर क्या हाल होगा। ईरान वहां कह रहा है कि कंट्रोल हमारा है, और ये समझौते में पता नहीं इसकी ये शर्तों में अमेरिका ने माना या नहीं माना। दावा तो यही करते थे ट्रंप की अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फ्री रहेगी, इंटरनेशनल वाटर्स है, और ईरान ये कहता रहा कि ना तो ये फ्री है और ना ये इंटरनेशनल है, हमारे कब्जे में है, हमारी एरिया में आता है और हम पैसा भी लेंगे इसलिए। और अब वहां मैं रिपोर्टिंग देख रहा हूं, और एक चैनल की ईरानी वो रिपोर्ट कर रहे थे कि यहाँ पूरी तरीके से अब जो भी जहाज गुजरता है वो हमसे परमिशन लेकर के गुजर रहा है, क्योंकि एक जहाज ने अपने आप जाने की कोशिश की थी और उसके साथ क्या हुआ आपने देखी। مسیری غیر از مسیر تعیین شده جمهوری اسلامی ایران در آبهای جنوبی خلیج فارس قصد گذشتن داشتند از صبح امروز بر شمار متقاضیان عبور از جنوب جزیره هرمز برای ورود و خروج به تنگه هرمز و خلیج فارس افزوده شد. این نتیجه همان شعرخوانی فرمانده نیروی دریایی سپاه بود و قولش که امروز دیدیم. اما ارتش تروریستی و کودککش آمریکا دیشب پس از اخطار نیروی دریایی سپاه دیگر بار چون دزدان دریایی به سواحل و ساحل نشینان حمله برده، دکل مخابراتی را در شهرستان سیریک هدف قرار داد. ما با اذیت و آزار دزدان دریایی در تاریخمان آشنا هستیم. सर अब तो मैं भी शर्मिंदा सा हो गया हूँ बार बार ये सवाल पूछ के कि क्या हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? जंग फिर हो गई है या ये भी फिर टेम्परेरी फेज है? नहीं, ये भी टेम्परेरी फेज है, लेकिन ये ईगो हसल है एक तो। दूसरा, जब परसों 4 दिन पहले जब साइन हुए थे, ट्रंप साहब ने किए थे और पेजेश्कियान ने किए थे, तब भी मुझे थोड़ी सी आशंका थी कि जो असली मसला है पेजेश्कियान और ईरान को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। ये जो IRGC कर रहा है, मतलब राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति ने साइन किए, वो ठीक है, वो एक राष्ट्रपति वो, दूसरे राष्ट्रपति वो, लेकिन राष्ट्रपति साहब की वहाँ चल कितनी रही है? वैसे ही जैसे लेबनान और इजराइल, हाँ वैसा कि वैसे ये लेबनान और इजराइल के साइन हो जाए तो उसमें हिजबुल्लाह उससे भी ज़्यादा खराब स्थिति, क्योंकि IRGC बहुत ताकतवर और IRGC का पूरा सत्ता पर नियंत्रण है। लेबनान में हिजबुल्लाह सरकार के नियंत्रण में नहीं है, एक फर्क है। लेबनान में हिजबुल्लाह सरकार के नियंत्रण में, IRGC का सरकार पर नियंत्रण है पूरी तरह से। तो ये शांति नहीं चाहते, तो ये शांति नहीं चाहते, ये चाहेंगे तो अपनी शर्तों पर चाहेंगे ना, वो किसी भी तरह से। और हॉर्मुज का जब उनको एक बार ये लग गया कि ये तो हमारे कंट्रोल में रह सकता है, तो फिर क्यों उसको छोड़ना है? ये तो एक फ्रिक्शन पॉइंट ऐसा था जो लग रहा था कि कभी ना कभी इस पर तो या तो बात कर लें, क्लैरिटी कर लें, लेकिन ईरान एक भाषा बोल रहा था और अमेरिका दूसरी भाषा बोल रहा था, और उसी का नतीजा है जो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो हो रहा है। और ट्रंप साहब को पहले तो सेनेट वाला डर था, वो भी प्रस्ताव खारिज हो गिर गया और उसमें हार गए, तब भी कोई बड़ा फर्क उनको नहीं पड़ रहा। अब वो पूरी तरह से ईगो की लड़ाई यहाँ पर हो गई है, लेकिन ये भी टेम्परेरी फेज है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि फाइनली तो पहुँचना ही पड़ेगा। अब वो कैसे कैसे पहुँचते हैं शांति के लिए, क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन IRGC को जब तक आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तब तक ये लड़ाई। कई बार क्या होता है, कई बार जैसे हमने ये ऑपरेशन सिंदूर में देखा था कि जब पाकिस्तान के DGMO ने सफेद झंडा लहरा के फोन किया हमारे DGMO साहब को, और उसके बाद हो गया सीज फायर हो गया, तो पॉज जबकि हमने कहा था, उसके बाद भी रात तक, अगले दिन सुबह तक छुटपुट ग्राउंड पर होता रहा था। तो हमको लोगों ने, जो जनरल साहिबान आते थे स्टूडियो में, वो ये बताते थे कि कई बार क्या होता है, ग्राउंड का जो लोकल कमांडर होता है उसको रिएक्ट करना पड़ता है नहीं, लेकिन किसी बात पर, या तो ये वैसा नहीं, बिल्कुल उससे बड़ा है ना, ये तो बड़ा मामला, ये वैसा है नहीं, उसको उससे कंपेयर ही नहीं कर सकते। बार बार ये कह रहे हैं और बड़ी आलोचना कर रहे हैं, आगे भी आलोचना करेंगे कि ट्रंप का ईगो, ट्रंप का बड़बोलापन, ट्रंप का वो क्या कहें, जैसे पुरानी वाली ट्यूबलाइट होती है जो चौक से जलती थी, तो वैसा जो उनका मेंटल बिहेवियर है। लेकिन अभी जो ईरान कर रहा है और IRGC कर रहा है, ये जिसको कहते हैं ना कि आग से खेलने जैसा है, क्योंकि ये नहीं हो सकता है ना कि आपके पास एक चीज आ गई है तो आप उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं, आप उसको एक जगह जाके बार्गेन कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए रोज रोज ब्लैकमेल ही करते रहे। अब क्या हो रहा है, आपने सिंगापुर के कार्गो शिप को मार दिया, आप किसी के ऊपर भी गोली मार देते हैं, आप किसी के ऊपर भी। मैं ये कह रहा हूं कि अब जहां पर ईरान खड़ा है वो एक ऐसी ब्लैकमेलिंग कर रहा है जो दुनिया के लिए, अब जिसको कहते हैं ना कि अब उसकी सहानुभूति खत्म हो जाए, असहनीय है, खत्म है वो। तो अभी तो खैर ठीक है, क्रूड $70 के आसपास ही,
लेकिन जो स्थिति रहेगी इसमें क्रूड की कीमतें कितनी बढ़ेंगी ये ज्यादा बड़ा मसला नहीं, बड़ा मसला है कि फिर ये फंसेंगे। सहानुभूति तो खत्म नहीं हुई, लेकिन अभी बताता हूँ प्रोफेसर साहब की बात। सहानुभूति ऐसे खत्म नहीं, नहीं होने वाली देखिए, है। नहीं हमारे यहाँ भी नहीं खत्म हुई। नहीं, देखिए बात है कि नहीं वो लोग कहाँ तेल खरीदते हैं, वो लोग तो सीधे चले जाते हैं ना, उड़ के विदेश चले जाते हैं ना, कितना बड़ा मसला। अच्छा बोलिए, समझ गया आप, पुलिस। नहीं, देखिए इसमें अमेरिका की क्या गलती है जो हम बात कर रहे हैं ईगो, ये ईगो का मामला नहीं है। ये महत्वपूर्ण है कि ये इंटरनेशनल वाटर है, और जैसे कहते हैं ना कि जानवर को जब मनुष्य का खून एक बार आ जाता है ना दांत के नजदीक, वही मैं कह रहा हूँ, तो बार बार वो उसी की तलाश में रहता है। उसको ये लग गया है, ये मुंह में खून लग गया है, और उसको लगता है कि ये तो हमारा है, जबकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारा ही है। हाँ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज उसका है नहीं, ये इंटरनेशनल वाटर है, और इंटरनेशनल वाटर से गुजरने वाले जहाज को तुम्हारी परमिशन की क्या जरूरत है? सर लेकिन अब तो उसने तय कर दिया ना कि भाई ये तो अब मान लिया उसने लॉजिकल अपना। बात कर रहे हैं। जो बात तो ये है कि अब उनको खून, आप जो कह रहे हैं वो सही बात है कि खून मुंह लग गया है, तो अब नहीं, इससे निकलना बहुत मुश्किल काम है। नहीं, मैं तो फिर वही कह रहा हूँ, ऐसी स्थिति में फिर दुनिया को चाहिए एक्शन लेने के लिए ईरान के खिलाफ। अब अमेरिका ले रहा है, मैं नहीं मानता हूं कि दुनिया की सिंपैथी इसके पीछे ईरान के साथ आज के दिन में खड़ी होगी। इस मुद्दे पर खड़ी नहीं होनी चाहिए, और यदि अमेरिका युद्ध करता है तो वो कम से किसकी कम सिंपैथी है सर, मैं तो पूछ रहा हूँ, मतलब कौन है? नहीं, यूरोप की सिंपैथी है, अमेरिका की सिंपैथी है, गल्फ स्टेट्स की सिंपैथी है, देखिए कल कुछ तक किसी की नहीं है। देखिए हर अब तो परेशान कर दिया उसने पूरी दुनिया को। मैं वही कहा, कल तक ईरान के साथ खड़ा होने वाले नाटो के देश अमेरिका के साथ नहीं खड़े हुए थे। जी आज नाटो के देशों को ये बात समझ में आ रही होगी। नहीं, लेकिन सिंपैथी किसकी है मैं आपसे कहता, मैं बताता हूँ। वही सोनिया जी का जो लेख था, तो गाजा पे था लेख, लेकिन गाजा के बहाने फिर वो गई इजराइल पे कि आप इजराइल तो जेनोसाइड कर रहा है। तो फिर आगे उन्होंने लिखती हैं लेख में अपनी, वी आर स्लिपिंग फर्दर इनटू इजराइल स्ट्रेटेजिक ऑर्बिट, हम इजराइल के ऑर्बिट में घुसते चले जा रहे हैं, और एट ए टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंगली पिवटिंग अवे फ्रॉम इट, दुनिया इजराइल से दूर जा रही है, हम इजराइल के नजदीक चलते जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो लिखती हैं कि वी हैव एलियनेटेड आवरसेल्व्स फ्रॉम आवर हिस्टोरिकल एलाइज इन पैलेस्टाइन, ईरान हमारे हिस्टोरिकल एलाइज हैं, हमने अपने आप को इनसे दूर कर लिया, फिलिस्तीन से भी और ईरान से भी। और उसके बाद सबसे मजेदार बात लिखी, एंड द लार्जर मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट में एक देश बता दीजिए जिसको इजराइल ने, ईरान ने न मारा पिछले 4 महीने। मिडिल ईस्ट के कौन और वो सा लिख ऐसा रहे हैं देश है कि जिससे हमने alienate और किया जिससे है? प्रधानमंत्री ने कम से कम 3 बार 4 बार फोन पे बात नहीं की हो, यूएई से, जॉर्डन से, कतर से, बहरीन से, ओमान से, जितने भी देश हैं वो सब ईरान से दुखी हैं। हम उन सबके साथ खड़े हैं, और हमने भी ईरान को दुश्मन डिक्लेयर नहीं किया। तो सोनिया जी लिख रही हैं कि हमने अपने आप को एलिनेट कर लिया है अपने हिस्टोरिकल दोस्तों से। जी संगीत जी, अब देखिए सोनिया गांधी से तो इसी लेख की उम्मीद थी। सोनिया गांधी ये तो नहीं कहेगी कि नहीं भारत ने बहुत अच्छी विदेश नीति अपनाई है और भारत ने इस मामले में अच्छा दिया। सोनिया गांधी बट तो कांग्रेस कहेगी- पार्टी में किसी फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट ने आर्टिकल लिखा है ना सर। हाँ, निश्चित रूप से। और लेकिन ये सोनिया गांधी और कांग्रेस का तो ये आधिकारिक स्टैंड है, जिस तरीके से गाजा को लेकर उनका हमेशा रहा है। प्रियंका गांधी गाजा को लेकर जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर बैग लेकर आती है, राहुल गांधी का जिस तरीके से बयान रहता है, मेरा तो ईरान और अमेरिका के मामले में कहना है कि इस पूरे मामले से सबसे ज्यादा इजराइल खुश होगा। जो इजराइल चाहता था कि भाई इनके बीच में शांति समझौता ना हो, जिस तरीके से बिल्कुल। जिस तरीके से वो अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहा था कि भाई अमेरिका और ईरान ने मिलकर अपना समझौता कर लिया है और मुझे लेबनान से बाहर निकलने के जिस तरीके प्रेशर अमेरिका कर रहा है, उसके बाद मुझे लगता है कि इजराइल को लग रहा है कि ये बहुत अच्छा हुआ कि अब ट्रंप को समझ में आया कि ईरान का अस्तित्व ही मिटाना दुनिया के हित में होगा। और मुझे लग रहा है कि ट्रंप से वो कहेंगे कि देखो मैंने आपसे कहा था ना, ये सुधरने नहीं वाले, इनको एक बार और इलाज की जरूरत है, आप तय करो, हम चलते हैं और फिर इसको खत्म करके आते हैं। अब ये तो कोई नहीं जानता है क्या करेंगे सर, लेकिन अब सबसे बड़ा समस्या ये खुमैनी साहब का तो 4 से 6 जुलाई के बीच में अंतिम संस्कार होने वाला था। अब लोग पूछ रहे हैं भारत, अब नहीं पूछ रहे हैं, खुमैनी किसी साहब ने तो कह ये रहे भी होंगे पूछा क्या भारत की तरफ से प्रधानमंत्री उसमें जाएंगे, ये भी सवाल किसी ने पूछा, अभी बताते हैं आपको। युद्ध चलेगा तो वो कैसे होगा? युद्ध चलेगा तो वो हो भी नहीं पाएगा फिर कार्यक्रम। तो वो कार्यक्रम ही नहीं होगा। खुमैनी साहब कहेंगे कुछ दिन रुक जाओ, पहले अमेरिका मुझे के रवाना विदेश कर दो। मंत्री ने एक खबर दी, भारत की फॉरेन पॉलिसी में भी बात कर रहे हैं हम, तो अमेरिका के विदेश मंत्री का एक बयान है छोटा सा, वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि एक तो हम ट्रेड डील के बड़े करीब हैं, और जो मुलाकात हुई फ्रांस में भारत की प्रधानमंत्री मोदी की और ट्रंप साहब की, ये बड़ी अच्छी मुलाकात थी, सब कुछ बढ़िया बढ़िया बताया उन्होंने। कहा ट्रेड डील के हम बहुत करीब पहुंच गए, ये भी उन्होंने कहा, इतना ही बहुत ऐसे ही कहा जैसे मैं कह रहा हूँ।
और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का दौरा भी जल्द भारत का होगा, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं। अगले साल के लिए We're hoping, that's what we're working towards, sometime early next year to have the president come. And I think it's very positive. India is such a close partner and ally of the United States. And the relationship between the prime minister and the president couldn't be closer, which I think is really important in diplomacy. I think it's going fantastic. I mean, it's very strong. We had a great meeting with the prime minister, the president did at the G7. We're hoping to finalize a trade deal. We're on the, last inches of getting it done, and it's very positive. We look forward to re-engaging again in another Quad meeting very soon, which India and I look forward to returning myself before the end of the year and setting up a presidential visit in the early parts of next year. कह रहे हैं ट्रेड डील में लास्ट इंचेस जो हैं वो बचे हैं, लेकिन यही आदमी थे जिन्होंने कहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते में बस सेंटेंसेस में फॉलो कॉमा फुल स्टॉप ही बाकी हैं। तो अब इनकी बात पर कितना यकीन करें, बाकी वो कह रहे हैं कि हम ट्रंप साहब का दौरा भी जल्द कराएंगे। हाँ, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही थी, क्या ये हमारे फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है कि आपकी ट्रेड डील शायद हो जाए बहुत जल्द? ये हमारे फॉरेन पॉलिसी की क्या नाकामयाबी है कि आपके करोड़ों लोग जो गल्फ में रहते हैं, हमने उनकी चिंता की और ईरान के लिए हम उस तरीके से सिंपैथेटिक नहीं रहे जैसे कि कांग्रेस पार्टी शायद चाह रही है, लीडर पार्टी। देखिए, मुझे सचमुच समझ में नहीं आता कि सोनिया जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को बहुत बुरी दशा से निकाल कर सत्ता में ला दिया था, भले वो मिलीजुली सरकारें थी, जो सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष बनने वाली महिला बन गई, क्या अब सचमुच उनका कोई कनेक्ट पब्लिक से नहीं रह गया है? ये जिस मुद्दे पर वो लगातार विदेश नीति की आलोचना करती हैं और उनके केंद्र में, मूल में आलोचना के क्या होता है, गाजा है, मुसलमान है, वो अपना पॉलिटिकल वोट ईरान है। मैं इसीलिए मुसलमान सीधे सीधे बोल रहा हूँ। ईरान तो छोटा हिस्सा है लेकिन मूल रूप से क्या है, मुसलमान है। अब उनको वोट बैंक की तरह दिखता है, लेकिन क्या उनको ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि इसका कोई करंट नहीं है, इसको कोई रिसीव करने को तैयार? मुद्दा तो जब सामने वाला यानी पब्लिक ले तब होता है। दूसरा, जब वो कहती हैं कि नहीं हमारी विदेश नीति बड़ी गड़बड़ हो गई, तो फिर ये समझ में नहीं आता। नरेंद्र मोदी दुनिया के जिस देश में जा रहे हैं सम्मानित हो रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े देशों के लोग कह रहे हैं कि पॉलिसी, अगर वर्ल्ड पॉलिसी तय होती है तो उसमें नरेंद्र मोदी की भूमिका है। दुनिया के बड़े नेता, अब चूंकि है क्या कि वो दो पैमाना उन्होंने पकड़ लिया है, एक मुसलमान और दूसरा ट्रंप। दोनों का ही बिहेवियर, मतलब एक एकदम अनप्रेडिक्टेबल है और दूसरा कांग्रेस छोड़ के जाएगा कहाँ, उसके हिसाब से वो विदेश नीति को देख रहे हैं। मुझे लगता है बहुत खराब असेसमेंट है उनका, उनके जो सलाहकार हैं उनकी पार्टी को गड्ढे में ले जाने में ये कर रहे हैं। और इस तरह के लेख, इस तरह के कमेंट, वो मुझे नहीं लगता कि पब्लिक को लेख आप पहले तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ये किसी फॉरेन पॉलिसी जानने वाले व्यक्ति ने लिखा होना, ऐसा मानता हूं मैं। ऐसे ही लोग लिखते होंगे ना, ऐसे ही लोग लिखते हैं। अब उसमें वो ये अभी सम्राट जी का भी मैंने लेख देखा था इंडियन एक्सप्रेस में, सम्राट चौधरी जी का भी इंडियन एक्सप्रेस में लेख देखा था, वो भी तो लिखा ही होगा किसी ने। नहीं, लेकिन ये कहना है कि हमने एलिनेट कर दिया है अपने इस हिस्टोरिक ऐतिहासिक दोस्तों को, जिसमें ईरान भी कह रही है और गल्फ के स्टेट्स भी कह रही है। इसको उल्टे तरीके से हम देखें, सोनिया जी जो कह रही हैं उससे, एक तो ये कि जो हर्ष जी कह रहे हैं मैं उस बात से सहमत हूँ, क्या भारत का जो आम हिंदुस्तानी है या आम आदमी है वो इस पूरे इशू से कनेक्ट फील कर रहा है? अभी पहली बात, उसके लिए तो जंग खत्म हो गई, जंग खत्म हो गई है, जो भी है क्या कनेक्ट कर रहा है। दूसरी बात, सोनिया जी की बात को सही मान लें तो क्या ईरान ने भारत को दुश्मन की तरह से रेस्पॉन्ड किया है? बिल्कुल नहीं। मतलब भारत क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको हम उसी पैमाने पर मानेंगे ना। यदि हमने उसको ठीक से नहीं किया तो वो दुश्मनी के तौर पर वो हमारे साथ वो तो अच्छा ही रहा। हाँ, तो वो अच्छा ही रहा है। तो इसका मतलब उस लेवल पर आपकी ये बात कहना ठीक नहीं है। और गाजा को लेकर और दुनिया भर में जो चल रहा है उसमें भारत की भूमिका क्या रही, क्या नहीं रही, और एक बैलेंस तरीके से वो पैलेस्तीन को लेकर भी, इजराइल को लेकर भी, सभी मामलों में कहीं पर किसी ने ये नहीं कहा कि आप एक पक्ष ले रहे। आप फॉरेन पॉलिसी जानते हैं, हम सबसे ज्यादा आपने कवर किया है विदेश मंत्रालय। मुझे आपसे पूछ रहा हूँ, और लॉजिकल और फैक्ट पे पूछ रहा हूँ, ये आर्टिकल फैक्ट पे सही है क्या? नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, एक तो सही नहीं है, दूसरा इसकी जरूरत ही नहीं थी। अभी आप कभी भी विपक्ष को आप वो कहते हैं ना, लोहा गर्म हो तब आप कोई चोट मारे ना। अभी तो लोहा गर्म क्या, कोई इशू ही नहीं चल रहा जिस इशू पर, और भारत की भूमिका उस तरह से नहीं आई कि आप देखिए पूरे इस मसले पर हम कमजोर रहे होंगे क्या, जहां ज्यादा मजबूत होना चाहिए वहां नहीं होंगे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि आप एक पक्ष पर खड़े हैं, बल्कि उस पर भी आए कि भाई मल्टी अलाइन पॉलिसी पर हम लोग आ गए हैं, डिप्लोमेसी पर आ गए हैं, तो हमने सबके साथ थोड़ा थोड़ा जो भी कर सकते हैं वो काम किया है। मैं तो कह रहा हूँ 3 यूनिट पकड़िए आप। हाँ, अमेरिका की आपको जरूरत नहीं है क्या? हमें है।
रशिया को देखें। हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे? क्या इजराइल की जरूरत हमें नहीं है? हमें है। हमारी सुरक्षा जरूरतों में बहुत मदद करता है, हमारी टेक्नोलॉजी में हमारी मदद करता है। और क्या गल्फ के बाकी जितने देश जिनके ऊपर ईरान ने हमले किए उनकी हमें जरूरत नहीं है? हमारे करोड़ों लोग वहां पर रहते हैं। बिल्कुल। तो हम कहां गलत है? देखिए, हम कहीं गलत नहीं है। आपके यूएई में 40 लाख लोग रहते हैं और आज के दिन में यूएई के साथ आप एक ढंग से रणनीतिक साझेदार के रूप में यूएई आपको मिडिल ईस्ट में उभर रहा है। जैसे सऊदी अरबिया के साथ पाकिस्तान का गठजोड़ हो रहा है, उसी प्रकार से यूएई के साथ आपके गठजोड़ हो रहे हैं स्ट्रेटेजिक तौर पर। और पता तो ये भी चला है कि यूएई को ब्रह्मोस मिसाइल भी भारत सप्लाई करने के लिए तैयार है। अभी इसमें कि इस खबर में कितना दम है मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये खबर निकल करके आई है। तो और अपने जो डिफेंस सिस्टम है वो भी शेयर करने के लिए तैयार है। तो इस गठजोड़ आपके लिए तेल का रिजर्व बना रहा है, वो आपके लिए तेल का रिजर्व बना रहा है। तो कहाँ न कतर से आपके संबंध खराब है, न बहरीन से आपके संबंध खराब है, न ओमान से आपके संबंध खराब है। मिडिल ईस्ट के यही सब तो देश थे। न सऊदी अरबिया के साथ आपके देश खराब है। ईरान के साथ भी इस युद्ध में इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर हमारे क्राइसिस में इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है, तो हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन साथ ही साथ हमने कहा कि ईरान के साथ शांति समझौता होना चाहिए। हम ईरान के दुश्मन के तौर पर भी नहीं खड़े हैं। तो बस आप सोनिया जी के आर्टिकल को उनकी पॉलिटिकल मजबूरी समझा जाए। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गोलबंद करने के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए यही इसीलिए लिखा गया है।